वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। ऐसे टॉपिक्स हम होलिस्टिकली कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर यह भी प्रयास किया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs को भी अटैच करूँ। और ये PYQs ना सिर्फ UPPSC के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, बल्कि UPSC के क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की गई है। और साथ में ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इस सीरीज़ को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होगी। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो UPSC, PPSC, UPPSC, UPSSC और EPFO जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। एंड साथ में आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली मिल जाएंगे। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड हम देखते हैं अब आज का टॉपिक। देखिए, आपको पता है कि प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो और मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है वो कंपैरेटिवली हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगती है एंशिएंट और मेडिवल की तुलना में ज़्यादातर लोगों को। तो मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और महात्मा गांधी से संबंधित बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनसे संबंधित प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, राइट। कुछ बेसिक डिटेल्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, वैसे उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि इन केस अभी कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हम बेसिक से ही शुरू करेंगे किसी भी टॉपिक को, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी डेट ऑफ बर्थ जैसी चीज़ों को, और इनकी शायद आपको जानकारी भी हो। और अब हम देख लेते हैं इनको। सबसे पहले इनसे संबंधित क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उन पर जाने से पहले बेसिक डिटेल्स, जैसे कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता भी है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद गांधी जी ने जो प्राइमरी एजुकेशन रिसीव की थी ये राजकोट में की थी, जहाँ पर इनके पिताजी को रीलोकेट कर दिया गया था एज अ दीवान। और वो कौन से रूलर के थे? ठाकुर साहिब के थे, ठीक है। गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, जहाँ उनके जो पिता थे ये शासक ठाकुर साहब के दीवान के रूप में स्थानांतरित हुए थे। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है UPPCS जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वैसी ही टाइप की कुछ ये डिटेल है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो हमें नहीं पता, क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राजकोट में प्राप्त की थी और इनके जो पिता थे वो वहाँ पर दीवान के रूप में स्थानांतरित हुए थे। और किसके दीवान बनाए गए थे? ठाकुर साहिब के। तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं हमेशा ही, तो अगर हमारे सामने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम ध्यान से देखते हुए चलें। उसके बाद आपको पता है गांधी जी आगे चलकर साउथ अफ्रीका में गए और साउथ अफ्रीका में उन्होंने कई समय तक निवास किया। तो वो कौन से ईयर था जब वो गए थे? वो सबसे पहले गए थे 1893 में। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए किस लिए थे? ये गए थे एक गुजराती मर्चेंट अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि एक लॉयर थे, ठीक है। गांधी जी एक लॉयर थे और गुजराती मर्चेंट, क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला। इनका केस लड़ने गए थे 1893 में। और कब तक वो रहे साउथ अफ्रीका में? 1893 से 1915 के बीच में वहाँ पर रहे और वहाँ की जो रेसिस्ट रिजीम से थी उनसे सक्सेसफुली लड़ा और बीच बीच में कई बार ये भारत भी वापस आए हैं, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस इनका पीरियड रहा वो 1893 से 1915 के बीच रहा, जिसमें कुछ विजिट्स इन्होंने बीच में इंडिया की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस वजह से गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे? गुजराती मर्चेंट अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, ठीक है।
उसके बाद अब जब वो वहाँ पर केस लड़ने गए थे तो वहाँ पर रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट कैसे सामना हुआ और क्यों उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा छेड़ा, ऐसी क्या कंडीशन हुई थी। तो वो जर्नी कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया के बीच में, फर्स्ट क्लास का टिकट था उनके पास, लेकिन एक सफ़ेद व्यक्ति यानी कि एक ब्रिटिशर के द्वारा उनको पीट्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे बाहर फेंक दिया गया था ट्रेन से, क्योंकि उनके हिसाब से, जो ब्रिटिशर थे उनके हिसाब से, ऐसा उनके पास, गांधी जी के पास ऐसा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का हक नहीं था क्योंकि वो ब्राउन रेस के थे। ठीक है, तो कौन से स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। कहाँ से कहाँ तक का ये सफ़र कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया के बीच में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 1894 में इन्होंने वहाँ पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट की थी। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया था नेटाल इंडियन कांग्रेस को? 1894 में। साथ में इन्होंने 2 सेटलमेंट्स भी किए हैं वहाँ पर, 2 बस्तियाँ स्टैब्लिश की थी, एक फीनिक्स सेटलमेंट डरबन में और दूसरा कौन सा? टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में। तो ये भी याद रखिएगा, फीनिक्स सेटलमेंट कहाँ हुआ था? डरबन में हुआ था। और टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पर स्टैब्लिश किया था इन्होंने? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो ये थोड़े फैक्ट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो पूछे जा चुके हैं और जो आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गांधी जी वापस कब आए थे साउथ अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, और इसी दिन को आज हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की। फिलहाल हम देखते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटकर साउथ अफ्रीका से परमानेंटली इंडिया आ गए थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, इनको अपना गांधी जी क्या मानते थे? पॉलिटिकल गुरु। इन्हीं के कहने पर 1915 में जब गांधी जी वापस आ गए थे, उसके बाद गांधी जी ने डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्होंने 1 वर्ष पूरा देश में इन्होंने घूमा और उन्होंने देश की जो कंडीशंस थी उसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, ये गोखले के कहने पर इन्होंने ऐसा किया था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। उसके बाद 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम स्टैब्लिश किया था। कब स्टैब्लिश किया था? 1915 में। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद गांधी जी ने अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट का काम किया और इनको क्या कहा था? हरि जन, यानी हरि के जन। ठीक है, हरि क्या हुआ? भगवान। ठीक है, और जन मतलब लोग। हरिजन वर्ड किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम भी किया। देन अब देखिए, अब आपने ये इंसिडेंट्स पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। हम गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गांधी जी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको केवल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? BR अम्बेडकर के बीच में। ये क्यों हुआ था? ये पैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले लाया गया था कम्युनल अवार्ड्स लाए गए थे, जो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के रैमसे मैकडॉनल्ड, उनके द्वारा प्रावधान किया गया था कम्युनल अवार्ड्स का, जिसके माध्यम से क्या कहा गया था? इसमें इन्होंने कहा था कि जो भी इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं इंक्लूडिंग डिप्रेस्ड क्लासेस, उनको क्या देंगे? हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे और सीट्स उनकी रिजर्व कर दी जाएंगी, जैसे कि अभी मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा चुका था। तो उसी के अगेंस्ट, देखिए ये थोड़ी चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, इसीलिए हम वापस आ जाते हैं और टॉपिक पर, और मैं आपको बता देती हूँ कि एक कम्युनल अवार्ड आया था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड एक में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने अनशन कर लिया था, गांधी जी को नहीं पसंद आए थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि ये जो कम्युनल अवार्ड के प्रावधान है वो लागू ना किए जा सके। और ये पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्या है? अगला है कि इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा स्टैब्लिश की थी 1942 में वर्धा महाराष्ट्र में। कब स्टैब्लिश की थी? 1942 में की थी, वर्धा महाराष्ट्र में। क्या नाम था? हिंदुस्तानी प्रचार सभा।
इसका एम क्या था? प्रमोट करना हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्या थी? एक भाषा थी जो लिंक थी हिंदी और उर्दू के बीच में, राइट। इन्होंने हिंद स्वराज भी लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। इसको पब्लिश किया गया था 1909 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंद स्वराज कौन सी भाषा में लिखी गई थी और इसको पब्लिश कौन से वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष पब्लिश किया गया था? 1909 में किया गया था, ठीक है। फिर इनकी बायोग्राफी का नाम ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब इन्होंने खुद जो किताब लिखी थी, अपनी जीवनी लिखी थी, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इनके न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 इनके मेन न्यूज़पेपर्स थे जिसके ये एडिटर थे, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। हरिजन तो आप समझ जाएंगे क्योंकि हरिजन इन्होंने ही नाम दिया था, एक ये था, और यंग इंडिया और नवजीवन, ठीक है, याद रखिएगा, 2-3 बार बोल लीजिए तो याद रहेगा। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, गांधी जी पर किसका किसका प्रभाव पड़ा, किससे किससे गांधी जी इन्फ्लुएंस हुए? तो वैष्णव मूवमेंट से इन्फ्लुएंस हुए, भगवत गीता से इन्फ्लुएंस हुए, बाइबल से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए। जॉन रस्किन की एक किताब थी अनटू द लास्ट, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी किताब थी, तो किताब का नाम क्या था? अनटू द लास्ट, जो जॉन रस्किन की थी। इसको भी इन्होंने पढ़ा, इससे भी ये प्रभावित हुए हैं। देन उसके बाद थॉरो और लियो टॉल्स्टॉय, इनके कार्यों से भी ये प्रभावित हुए हैं। तो याद रखिएगा इनके नाम, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तभी इन पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। देखिए, इसके अलावा एक जैन आचार्य थे श्रीमद राजचंद्र, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। इनसे भी गांधी जी प्रभावित हुए थे, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस भी गांधी जी पर देखा जाता है। राजचंद्र, ठीक है, ये जैन आचार्य थे। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या करी गई थी, राइट। और 30 जनवरी को इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? मार्टियर्स डे मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, हमारे यहाँ गांधी जयंती मनाई जाती है और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को। तो इसको भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद गांधी जी से संबंधित और क्या पॉइंट्स है? गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थ्रू गांधीयन मेथड्स, जैसे कि नॉन वायलेंस, इन सब चीज़ों के लिए भी गांधी पीस प्राइज दिया जाता है, राइट। देन अब देखिए, अब आपको पता है गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स लीड की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। जब हम पढ़ते हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हमें पढ़नी होती हैं। तो जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था, ये चंपारण जगह कहाँ थी? बिहार में थी। वहाँ पर ये सत्याग्रह किया गया था, इसीलिए इसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। 1917 में ये हुआ था। ये पहली बार था जब सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का, ठीक है। सविनय अवज्ञा के माध्यम से गांधी जी ने इसमें ब्रिटिशर्स के ऊपर से अपनी बात मनवाने का प्रयास किया था। इन्होंने जो टूल यूज़ किया था वो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस था, और ऐसा टूल इन्होंने पहली बार चंपारण में ही यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद ही वॉज परसुएडेड बाय राजकुमार शुक्ला टू स्टडी द कंडीशंस ऑफ इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स इन चंपारण। तो एक नेता थे लोकल, राजकुमार शुक्ला नाम के, इन्होंने गांधी जी से कहा था कि जो इंडिगो प्लांटेशन के जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, यानी कि जो नील की खेती करने वाले, नील बागान में श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब हैं चंपारण में। तो इन्होंने गांधी जी को परसुएड किया था कि इनकी कंडीशंस को देखें और इनके लिए आवाज़ उठाएं। तो यहाँ पर क्यों कंडीशन ख़राब थी? क्योंकि वहाँ पर 3 कठिया का प्रावधान था, 3 कठिया सिस्टम था। आगे देखते हैं 3 कठिया सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो इंडिगो प्लांटेशन में प्रिवलेंट सिस्टम था वो 3 कठिया सिस्टम था। इसके माध्यम से पीजेंट्स को क्या करना होता था? उनको कल्टीवेट करना होता था मैंडेटरी रूप से 3/20 पार्ट में अपने इंडिगो को,
यानी कि 3/20वें हिस्से में अनिवार्य रूप से उनको नील की खेती करनी होती थी। ये इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर कंपलसरी था, राइट। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे थे जिनकी उनको ज़रूरत थी, और इंडिगो के लिए उनको प्रॉपर जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए पेमेंट नहीं प्रोवाइड की जा रही थी इंडिगो प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उसके बाद अगला देखते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने सपोर्ट किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के वर्कर्स को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक सत्याग्रह मूवमेंट। ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। जो इन्होंने यहाँ पर टूल यूज़ किया था वो हंगर स्ट्राइक था, यानी कि भूख हड़ताल। और पहली बार इन्होंने हंगर स्ट्राइक का टूल कब यूज़ किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए प्लेग की वजह से उस समय पर मिल ओनर्स ने जो वेजेस थे वर्कर्स के उनको इंक्रीज कर दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स अट्रैक्ट हो सके। तो इंक्रीज कर दिए थे बाय 75%। लेकिन एक बार जब प्लेग की कंडीशन सबसाइड होने लगी, ठीक होने लगी, इम्प्रूव होने लगी, तो मिल ओनर्स ने उनके जो वेजेस हैं उनको कम करके 20% पर ले आए। लेकिन वर्कर्स ने कहा कि नहीं, हमको 50% ऑफ द पे को दो एटलीस्ट, ताकि हम अपना घर चला सकें। तो ये वो लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन मिल ओनर्स इनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने इसमें अंबालाल साराभाई को परसुएट किया कि इनकी बात मान ले, जो कि वहाँ के एक मिल ओनर थे और गांधी जी के दोस्त भी थे, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद लास्टली एकदम अंत में आकर फिर गांधी जी ने वर्कर से कहा कि अब स्ट्राइक करो, और उसके बाद फास्ट रखा, जिससे कि प्रेशर पड़ा मिल ओनर्स पर, और फाइनली क्या अग्रीमेंट हुआ, 35% इंक्रीमेंट पर अग्रीमेंट हो गया। तो ठीक है, ये हो गया एक दूसरा हमारा मूवमेंट जो चलाया गया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये भी गुजरात में एक जगह थी, ठीक है। और ये यहाँ पर गांधी जी का टूल जो यूज़ हुआ था वो नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग का था। और सबसे पहली बार असहयोग का टूल उन्होंने कहाँ पर यूज़ किया था, खेड़ा में। यहाँ पर इनको किसने किसने सपोर्ट किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया था, राइट। और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो पीजेंट्स थे वो डिस्ट्रेस में थे, क्योंकि उनकी जो क्रॉप प्रोड्यूस जो था वो 1/4 रह गया था लगभग, ठीक है। और वो सरकार से कह रहे थे कि हमको कुछ कंसेशन दो, राइट। किसानों पर काफ़ी संकट पड़ गया था, उनकी जो फसल थी वो लगभग 1/4 केवल रह गई थी, लेकिन सरकार उनको किसी भी तरह का कंसेशन देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि उनके पूरे रेवेन्यूज उनको मिलने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने अर्ज किया था फार्मर से कि टू फाइट अनटू डेथ अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। गांधी जी ने उन लोगों को कहा कि तुम एकदम अंत तक, मरते दम तक इसका सामना करो, और ऐसा बिल्कुल भी सरकार को नहीं करना चाहिए। और अंत में इतना प्रेशर डाला गया सरकार पर कि इन्होंने अपना जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको इशू किया और कहा कि उन्हीं से केवल रेवेन्यू वसूला जाएगा जो देने की कंडीशन में है, बाकी पर दबाव नहीं डाला जाएगा, राइट। तो याद रखिएगा, इस समय पर खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, इनके बारे में कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थे, छोटे स्तर के थे, लेकिन ये स्टार्टिंग के मूवमेंट्स थे जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1919 में चलाया गया था। ये लॉन्च किया गया था रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उसके अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट को अंधा कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसके माध्यम से कहा गया था कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ वारंट जारी किए, बिना कुछ वजह बताए गिरफ्तार कर सकते हैं कहीं पर भी। तो इसीलिए इसको ब्लैक लॉ कहा गया था। और इसी के अगेंस्ट सत्याग्रह 1919 यानी कि 1919 में छेड़ा गया था, ठीक है। 99 गलती से निकल गया। और उसके बाद इसी के परिणाम में आप आगे चलकर देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी कर दी गई थी और वहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है। और इसी के चलते गांधी जी ने
इस मूवमेंट को वापस ले लिया था 18 अप्रैल 1919 को, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो पीसफुल सम्मेलन हो रहा था जलियांवाला बाग में, ये क्यों हो रहा था? ये हो रहा था प्रोटेस्ट करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और साथ में सत्यपाल की गिरफ्तारी को प्रोटेस्ट करने, इन दोनों लोगों के गिरफ्तारी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर, और वहीं पर ये मैसेकर हुआ, राइट। तो डेट भी याद रखिएगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गांधी जी के मास मूवमेंट्स। गांधी जी ने 3 बड़े मास मूवमेंट्स लॉन्च किए हैं और इनसे संबंधित भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मास मूवमेंट्स में पहला तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और तीसरा था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तभी हमारा जो गांधी जी से संबंधित टॉपिक है वो एक तरह से होलिस्टिकली कंप्लीट हो पाएगा। देख लेते हैं। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 में लॉन्च किया गया था। देखिए, फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की आवश्यकता के बारे में अन्य नेताओं को आश्वस्त किया था, उनका सपोर्ट मांगा था, ठीक है। और फाइनली दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में, जो कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिंबॉलिकली शुरू कर दिया गया था 1 अगस्त 1920 को। क्यों इस दिन शुरू किया गया था? क्योंकि इसी दिन एक हमारे बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, उनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो इसी दिन कहा गया था, शुरू किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सिंबॉलिकली। याद रखिएगा, इसके सेशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए, लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े और बीसी पाल, इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि इनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल होनी चाहिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इन्होंने ऐसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और वहीं पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो नेता थे, इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इस समय पर कांग्रेस छोड़ी थी और किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन स्थापित की थी। तो किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और इसी समय पर कुछ संस्थान स्टैब्लिश हुए थे, जैसे कि जामिया मिलिया अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ काशी में यानी कि बनारस में, फिर गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, ये स्टैब्लिश किए गए थे और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मूवमेंट के दौरान कौन कौन सी संस्थान स्टैब्लिश हुए थे। लीडर्स को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बोल देती हूँ मैं फिर से इनके नाम। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े और बीसी पाल, इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी, राइट। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी थी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने फुल टाइम कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और उनके इस मूवमेंट से जुड़ गए थे। और तिलक स्वराज फंड भी इस समय पर शुरू किया गया था, ठीक है। तिलक की मृत्यु के बाद तिलक स्वराज फंड शुरू किया गया था और इसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। और कांग्रेस जो वॉलंटियर कॉर्प्स भी एक सामने आए थे, कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स, जो एक तरह से पैरेलल पुलिस का काम कर रही थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान ये कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स सामने आए थे या ये बने थे, तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी समय पर आपको पता है 1920 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था और कब तक चला था? 1920 से लेकर 1922 तक ही चलता रहा था। इसी समय 1921 में हम देखते हैं, 1921 के टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया विजिट करते हैं और जब ये इंडिया आते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, तो इनको काफ़ी स्ट्राइक्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस लोगों के देखने को मिलते हैं। ये नवंबर 1921 में आए थे इंडिया, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की अगर विजिट लिखी होगी तो आपको पता होनी चाहिए वो कब हुई थी, नवंबर 1921 में। उसके बाद देखिए, इसके बाद फाइनली जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसको चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया गया था। और चौरी चौरा जो इंसिडेंट है,
ये 2022 में इसके 100 साल पूरे हुए हैं। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर 5th लिख दिया है, लेकिन ये 5th नहीं 4th फरवरी होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको कई जगहों पर 5th लिखा हुआ मिलेगा, कई बार 4th लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन जो ये 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो पीआईबी ने जो न्यूज़ रिलीज़ की है उसमें 4th फरवरी को चौरी चौरा का इंसिडेंट मेंशन है, ठीक है। तो हमें ऑफिशियल उसके साथ जाना है, 4th फरवरी तभी हम मानेंगे चौरी चौरा को, इंसिडेंट को 4th फरवरी को हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो हुआ क्या था इस इंसिडेंट में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो कई सारे लोगों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, राइट। तो जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ गया था, और वायलेंस बढ़ने के कारण गांधी जी ने कुछ ही दिनों के भीतर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। और जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था तो ये कहाँ पर थे, ये थे बारदोली में, बारदोली नामक जगह पर थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में ये चली है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मास मूवमेंट को, जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था, गांधी जी ने उस समय पर, लॉर्ड इरविन थे वाइसरॉय इंडिया के, इन्होंने 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिया था। इन्होंने कहा था रिफॉर्म्स लाने के लिए 11 पॉइंट अल्टीमेटम को अगर लॉर्ड इरविन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई भी मास मूवमेंट शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी ब्रिटिशर्स जो थे, कभी उन्होंने कोई भी बात पहली बार मानी थी? बिल्कुल भी नहीं मानी। भारतीयों की बात वो कभी मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस 11 पॉइंट अल्टीमेटम को भी नहीं माना, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 1930 में लॉन्च होता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। तो ये क्या होता है, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है, और गांधी जी अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू करते हैं दांडी की तरफ बढ़ना, और ये ट्रैवल करते हैं 25 दिन 25 डेज तक, और कवर करते हैं डिस्टेंस 385 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर्स का? 385 किलोमीटर्स का। और ये पहुंचेंगे दांडी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है दांडी मार्च या दांडी यात्रा, राइट। तो इसी के साथ शुरुआत मानी जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, और इन्होंने सॉल्ट का अपने हाथों से निर्माण किया था। और दांडी मार्च जो है वो सिग्निफाई करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत। तो सॉल्ट इन्होंने क्यों चूज किया था? क्योंकि सॉल्ट जो था, देखिए, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ने का निर्णय क्यों लिया था? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा मैटर था जो सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन को यूनाइट करता था, इसीलिए इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ने का निर्णय लिया था, राइट। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी ने जैसे दांडी मार्च की थी, वैसे ही जगह जगह पर ऐसी मार्चेस की गई थी। अगर हम तमिलनाडु में देखें तो सी राजगोपालाचारी ने लीड की थी एक मार्च, त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक। गुजरात में सरोजनी नायडू ने प्रोटेस्ट किए थे सॉल्ट डिपो के सामने। और मालाबार में केलप्पन ने ऐसी मार्च लीड की थी कैलीकट से पोयानूर तक। और असम में सत्याग्रही ने वॉक किया था सिलहट से नोआखाली तक, ठीक है। तो ये आपको रटने ही पड़ेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तमिलनाडु में किसने किया था? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किया था। साफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। तमिलनाडु में किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। ये इन्होंने कहाँ से कहाँ तक मार्च की थी? इन्होंने की थी त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक, ठीक है। ऐसे लर्न कर लीजिए। सी राजगोपालाचारी ने टीवी तक मार्च की थी, कुछ इस तरह से, तो आपका शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। गुजरात में किसने की थी? सरोजनी नायडू ने प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद मालाबार में केलप्पन ने मार्च की थी, कहाँ से कहाँ तक? सीपी में मार्च की थी, कैलीकट से पोयानूर तक, ठीक है। मालाबार में केलप्पन ने कैलीकट से पोयानूर तक करी थी। वहीं पर असम अगर हम देखें तो सत्याग्रही ने यहाँ पर वॉक किया था। यहाँ पर कोई एक लीडर नहीं है, ये सिलहट से नोआखाली, सिलहट से नोआखाली, ठीक है। सिलहट से नोआखाली तक यहाँ पर मार्च की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा एक बार। यहाँ पर टीवी बन रहा है और यहाँ पर तमिलनाडु है, दोनों टी से हैं, इस तरह से भी आप थोड़ा लर्न कर सकते हैं, इजी हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसी समय पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मूवमेंट को लीड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है। फ्रंटियर गांधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने एक शुरू किया था रेड
शर्ट्स नाम से इनका एक दल था इसको। तो ये जो रेड शर्ट्स नामक मूवमेंट इनके द्वारा चलाई गई थी, इसको खुदाई खिदमतगर भी कहा जाता था। ठीक है, खुदाई खिदमतगर। तो खुदाई खिदमतगर मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड। तो ये किससे संबंधित था? ये सब कुछ संबंधित था खान अब्दुल गफ्फार खान से। ठीक है, देन ये भी प्रश्न बन सकता है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, तो ये भी आपको पता है, राइट। और उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसकी वजह से गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है ब्रेक ले लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। और उस समय पर इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती है, पहली हो चुकी होती है। उस समय पर हमारे यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, लेकिन जब दूसरी होने वाली होती है तो गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय पर वाइसरॉय थे, उन दोनों के बीच में एक समझौता होता है 1931 में। और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, समाप्त करते हैं और चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, जो कि लंदन में हो रही थी। और वहाँ पर इसको अटेंड करके जब वहाँ पर देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो वापस इंडिया में आकर वो दोबारा शुरू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, और फाइनली उसको विड्रॉ कब किया जाएगा? 1934 में। तो अब ये बताइए कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी? तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, राइट। गांधी इरविन पैक्ट के कारण इन्होंने मान लिया था इस समझौते के चलते कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे तो इनको नेकेड फकीर कहा गया था, यानी कि नंगा फकीर कहा गया था। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ठीक है, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नाम याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। ठीक है, तो ये हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है वो डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुई थी, इसको लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। और देखिए इसको हमने डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, और एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप ले लेंगे तो उसको याद भी नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की है उसको आप एक बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा चीज़ों को। और क्विट इंडिया मूवमेंट अगर होगा तो हम इसको किसी और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। क्या कहा गया है कि महात्मा गांधी said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ गहरे विश्वास Unto This Last नामक पुस्तक में परिलक्षित हुए हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया है। महात्मा गांधी के जीवन को बदलने वाली पुस्तक का क्या संदेश था? देखिए क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस अब यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कहा गया है अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड एंड पुअर इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजुकेटेड मैन। द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। द लाइफ ऑफ सेलिबेसी एंड स्पिरिचुअल परस्यूट आर एसेंशियल फॉर अ नोबल लाइफ। ऑल द स्टेटमेंट्स ए बी सी आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यही हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको शायद लग सकता है डी होगा, लेकिन डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड और पुअर भी नहीं होगा, इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटेड मैन, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आंसर बी होगा, गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन गुड ऑफ ऑल, यानी कि किसी भी व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है, राइट। देन बी आंसर है यहाँ पर हमारा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, यानी कि खेड़ा के किसानों की ओर से महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आयोजित करने का क्या कारण था? पहला कारण है एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्रॉट। द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। हिंदी में पढ़ लीजिए आप यहाँ पर, क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जैसा हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, इसका मतलब परमानेंट सेटलमेंट को प्रपोज नहीं किया गया था।
तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नहीं होगा, ए करेक्ट है यहाँ पर। देन एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, कहा गया है महात्मा गांधी undertook fast unto death in 1932 mainly because round table conference failed to satisfy Indian political aspirations, Congress and Muslim League had differences of opinion, Ramsay MacDonald announced the communal award. None of the statements A, B, C given above is correct in this context. तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, कम्युनल अवार्ड्स घोषित किए गए थे, इसके कारण से गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और सोसाइटी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हम प्रवासी भारतीय दिवस में आ रहे हैं। जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यहाँ पर, वो जो थोड़े डिफरेंट और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए हैं। बाकी जब हम पूरे टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहे हैं, और जो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस सही में पूछे गए हैं, भले ही उनको यहाँ पर ना लिखा गया हो, तो उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय दिवस देख लेते हैं। हम एक करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो मैंने प्रवासी भारतीय दिवस लिया है क्योंकि गांधी जी को आज हमने डिस्कस किया, तो उनसे ही संबंधित ये टॉपिक है। गांधी जी कब लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया। तो इसी तारीख को कोमेमोरेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसके माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन है ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी का हमारे डेवलपमेंट में, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए, तो अब पॉइंट ये आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम मना कब से रहे? क्या हम इंडिपेंडेंस के बाद से हमेशा से मना रहे हैं? नहीं। तो एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी LM सिंघवी के अंतर्गत, जिसने जनवरी 2002 में रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को अपनी जो रिलेशनशिप है ओवरसीज इंडियंस के साथ, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जब ये रिकमेंडेशन दिया, तो फाइनली ये माना गया कि हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन गांधी जी आए थे। एक तो वो दिन कोमेमोरेट होगा, और साथ में इसके माध्यम से हमारे जो रिलेशनशिप है ओवरसीज इंडियंस के साथ, वो भी स्ट्रेंथन हो सकेंगे। राइट, तो सबसे पहले ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 2003 में, 9 जनवरी 2003 को ये सबसे पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था 2015 तक, लेकिन 2015 के बाद ये निश्चय किया गया, ये निर्णय लिया गया कि इसको 2 वर्षों में एक बार मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ष ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में भी हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया गया? 2003 में, और प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था 17th प्रवासी दिवस कन्वेंशन मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया 2023 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे पहले 2021 में किया था, तो इस बार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी अवसर पर प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है एक स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प, जिसमें क्या है लिखा हुआ है, सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं, ये रिलीज किया है। ठीक है, और ये क्या बताता है? इंपॉर्टेंस बताता है सेफ, लीगल और ऑर्डरली स्किल्ड माइग्रेशन की इंपॉर्टेंस को ये बताता है। ठीक है, कि जो भी माइग्रेशन हो रहा है वो सेफ हो, लीगल हो, ऑर्डरली हो और स्किल्ड हो। इसीलिए जो स्टैम्प जारी किए गए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही इसी अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा फर्स्ट एवर डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया, और इसकी थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी, ये भी याद रखिएगा। और थीम ऑफ दिस प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, यानी कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। तो ये इस कन्वेंशन की थीम थी, और ये जो थीम है ये एग्जीबिशन की थीम है। ठीक है, और इसमें स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे हैं?
सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और चीफ गेस्ट रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। ठीक है, तो ये दोनों लोगों के इंडियन रूट्स हैं, इसीलिए इन लोगों को इनवाइट किया गया है। इन लोगों के भी नाम याद रखिएगा। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और चीफ गेस्ट कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो प्रेसिडेंट है गुयाना के। राइट, देखिए और कुछ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ मनाया जा रहा है, तो हमने देख लिया है इंदौर में मनाया जा रहा है। और ये कौन से नंबर का है? तो ये 17th प्रवासी भारतीय दिवस है। कौन सा है? 17th। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये बता रही हूँ। याद रखिएगा, ये 17वां है और इंदौर में मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया जा चुका है। ठीक है, तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है ये लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।